एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं बवाता अपने पास से एक रबिंग क्लाउड वाइन को निकाल कर लू फेंग को बताती हैं, ये तुम्हारा थर्ड ट्रेजर है जो कि मास्टर ने तुम्हारे लिए छोड़ा था। ये पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर प्लांट लाइफ है और ये एवोल्यूशन के थ्रू स्ट्रॉन्गर होती रहती है जो कि मैक्सिममली यूनिवर्स लेवल तक जा सकती है। और यहाँ पर अगर हम लोग इसके यूनिवर्स लेवल का एक व्यू देखें तो ये पूरी अर्थ को बहुत ही आसानी से अपने अंदर समा सकती है, जिसका मतलब यह है कि रबिंग क्लाउड वाइन काफी ज्यादा अमेजिंग और काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिसके साथ ही बवाता कहती है। और जबकि ये इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है तो ये वाइन तुम्हारी सबसे अच्छी कॉमरेड बनेगी। और बात रही इसको ट्रेन करने की तो वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, मगर जैसे ही ये वाइन लू फेंग के पास चली जाती है तो वो बवाता को लिफ्ट करवाना भी छोड़ देती है, जिससे पर बवाता काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। मगर उसी के साथ ही वो लू फेंग से कहती है ये तुम्हारा फोर्थ ट्रेजर है जो कि सिर्फ मेंटल मास्टर्स के लिए है, जिसका नाम कटिंग ब्लेड डिस्क है, जिसको कि मैंने नॉवल में आप सबको आर्क कटर ब्लेड बताया था। जिसके साथ ही बवाता कहती है इसकी वैल्यू तुम्हारे हेवन फॉरबिट शटल की वैल्यू जितनी सेम है, तो आने वाले टाइम में तुम इन दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हो और उसकी टेक्निक्स को ज्यादा पावरफुल भी बना सकते हो। मगर अभी के लिए तो इन दोनों में से कोई भी तुम्हारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन नहीं है, बल्कि अभी तक का तुम्हारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन। जिसके साथ ही लू फेंग कहता है क्या यहाँ पर कोई और भी ट्रेजर मौजूद है। जिसके साथ ही राफेल कहती है क्या तुम्हें वो शार्ड याद है जो कि तुमने यहाँ पर आने से पहले उठाई थी। जिसके साथ ही लू फेंग को याद आता है कि उसने यहाँ पर आने से पहले एक शार्ड उठाई थी। जिसके साथ ही लू फेंग उसे निकाल कर बवाता को दिखाने लगता है और इसी के साथ ही वो कहती है असल में ये जिस जगह पर तुम खड़े हो वो एक स्पेसशिप है जिसका नाम स्टार मीटियोराइट है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं स्पेसशिप के 3D होलोग्राम को, जो कि दिखने में सच में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही थी। इवन के नॉवल पढ़ते हुए भी मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था किया कि स्पेसशिप की शेप इतनी ज्यादा अमेजिंग हो सकती है। जिसके साथ ही बवाता कहती है ये पीस हमारी स्पेसशिप की ही एक एज शार्ड है और जब के वक्त हमारी स्पेसशिप पर एनिमीज के हाथों अटैक हुआ था जो सब वॉर आज से 50,000 साल पहले हुई थी, तो तब के वक्त ये शार्ड यहाँ पर गिर गई थी। और ये शार्ड एक ऐसा मटेरियल है जिसको के डिस्ट्रॉय करना इवन के अनडाइंग लेवल के प्रैक्टिशनर्स के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है, जिसका नाम रेड अलॉय कॉपर मटेरियल है, जो सुनते ही लू फेंग काफी ज्यादा मिस हो जाता है। और उसी के साथ ही कहता है बवाता अगर मैं इसे एक नाइफ के तौर पर यूज करूँ तो मैं इसका यूज करते हुए किस तरह के वॉरियर्स को हैंडल कर सकता हूँ। जिसके साथ ही वो उससे कहती है अगर तुम इसका यूज कर फाइट करते हो तो तुम किसी भी स्टार ट्रैवलर लेवल की स्टेज 6 के वॉरियर से बहुत ही इजीली फाइट कर सकते हो। और जैसे ही तुम अपने मास्टर के सारे इनहेरिटेंस को रिसीव कर लोगे तो उसके बाद तुम स्टार ट्रैवलर लेवल 8 के वॉरियर से इजीली फाइट कर पाओगे। इवन के ली शेन जो कि तुम्हारी वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, वो भी तुम्हारा ओपोनेंट नहीं रहेगा। जो सुनते ही लू फेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसी के साथ ही कहता है तो ये शार्ड सच में क्या इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत ही अमेजिंग बात है। जिसके साथ ही बवाता कहती है ये तुम्हारे मास्टर का तुम्हारे लिए छोड़ा गया 5th ट्रेजर है और एक बात हमेशा याद रखना इसका मटेरियल काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, जिसको कि हासिल करने के लिए इवन सेक्टर लॉर्ड लेवल के वॉरियर्स भी क्रेजी हो जाएंगे। और जब तक तुम यहाँ से चले जाओगे तो इसके बारे में तुम किसी को भी नहीं बता सकते। और जैसे ही बवाता ये सब बातें लू फेंग को बता रही होती हैं तो यहाँ पर एक और भी ज्यादा अमेजिंग सीन ये था, लू फेंग उसके सामने छोटे बच्चों जैसा रिएक्ट कर रहा होता है और जैसे जैसे वो कोई भी बात लू फेंग को बता रही होती है लू फेंग उसके आगे से उसी तरह से सर हिलाता जा रहा होता है। जिसके साथ ही बवाता कहती है और तुम्हारा 6th ट्रेजर ब्लैक गॉड आर्मर सूट है, तो जब के लिए तुम्हारे पास पहले ही एक ब्लैक गॉड आर्मर सूट मौजूद है तो मैं इस सूट को तुम्हारे लिए सेव कर लेती हूँ। और उसी के साथ ही साथ मास्टर ने तुम्हारे लिए 3 बैंक अकाउंट्स को भी खोल रखा है जिनमें के तुम्हारी सोच से ज्यादा ट्रेजर्स और मनी मौजूद है, मगर तुम इन्हें अभी से काफी ज्यादा पावरफुल होने के बाद ही हासिल कर सकते हो। इतनी आसानी से तुम इन बैंक अकाउंट्स को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम्हें ये सारी मनी अभी ही दे दी गई तो तुम काफी ज्यादा ग्रीडी हो जाओगे। जिसके साथ ही बवाता सारे ट्रेजर्स को काउंट करना स्टार्ट कर देती है, जिनमें सबसे पहले ब्लैक गॉड आर्मर सूट डिफेंस के लिए, वेपन्स डिस्क और रेड कॉपर की मिक्स शार्ड ये सब ऑफेंस के लिए, वुड क्रिस्टल्स कल्टीवेट करने के लिए, स्पेस लिंक चीजों को स्टोर करने के लिए ये सब चीजें रेडी हो चुकी होती हैं। जिसके साथ ही बवाता कहती है अभी के लिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ से बाहर जाने वाली हूँ, मगर यहाँ से जाने से पहले हमें सबसे पहले इन्हें अपने साथ लेकर जाना होगा। जिसके साथ ही बवाता इन सारे वॉरियर्स पर मार करती है जो सब वॉरियर्स मास्टर हुयान बू के फॉलोअर्स थे। जिसके साथ ही लू फेंग इनकी तरफ चलने लगता है और उसी के साथ ही कहता है तो ये सब मेरे मास्टर के सर्वेंट्स थे। जिसके साथ ही बवाता उसे बताती है हमारे मास्टर के अंडर टोटल 9 अनडाइंग लेवल के सर्वेंट्स थे, जिनमें से अभी के लिए यहाँ पर सिर्फ 5 ही ऐसी डेड बॉडीज मौजूद हैं जो कि हमारे पास हैं। और ये तुम्हारे मास्टर के टोटल 9 में से 5 सर्वेंट्स हैं। और ये गोल्डन फ्रेम में जो बॉडी मौजूद है ये तुम्हारे मास्टर का सेकंड डिसाइपल था जो कि सेक्टर लॉर्ड लेवल का वॉरियर था, जिसको कि तुम अपना सेकंड सीनियर भी कह सकते हो। मगर आज से पहले 50,000 साल की वॉर के दरमियान ये हमारे एनिमी अनडाइंग के अटैक की वजह से सबसे पहले मारा गया था, जो रोबोट क्लैन का एनिमी था। जिसके साथ ही बवाता एक रोबोट पर मार करती है और उसी के साथ ही हम इस रोबोट की भी डेड बॉडी को यहीं पर देखते हैं। जिसके साथ ही वह लू फेंग भी कहता है हाँ यहाँ पर इसके काफी ज्यादा मार्क्स मौजूद हैं, तो क्या ये सब इसकी वजह से हुआ था? तो मुझे लगता नहीं अभी के लिए इस सब से रिलेटेड आप सबको डीप बताने की जरूरत है। मगर जिन रोबोट्स की बात हो रही है ये भी यूनिवर्स की एक लाइफ फॉर्म है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिनका इस सीरीज में काफी डीप रोल मौजूद है। जिसके साथ ही बवाता उससे कहती है यहाँ पर मौजूद जितने भी पावरफुल वॉरियर्स की डेड बॉडीज मौजूद हैं उनकी वेल्थ अपने आप में ही बाकमाल है, मगर इनमें से सिर्फ तुम रोबोट क्लैन के मेंबर की डेड बॉडी को अपने साथ ले सकते हो, जिसको कि हम आने वाले टाइम में अच्छी प्राइस पर सेल कर देंगे। और रही बात तुम्हारे सीनियर्स की और तुम्हारे मास्टर के 5 के सर्वेंट्स की, तो अगर आने वाले टाइम में कभी हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो हम लोग इन्हें स्टार्स में छोड़ देंगे, या फिर हमें अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली कि हम लोग इन्हें वापस लेकर आ सके तो हम लोग ऐसा भी जरूर करेंगे। और इसी के साथ ही बवाता इन डेड बॉडीज की साइड्स पर मौजूद बॉक्सेस को कमांड करती है। जिसके साथ ही ये सब चीजें लू फेंग की स्पेसिंग में स्टोर होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जैसे ही ये सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसी के साथ ही बवाता और लू फेंग आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके साथ ही बवाता उसे बताती है ये मीटियोराइट स्टार स्पेसशिप काफी ज्यादा बैडली डैमेज हो चुकी है जो कि अभी के लिए फ्लाई भी नहीं कर सकती। और उसी के साथ ही साथ मैं भी सिर्फ एक वर्चुअल लाइफ ही बचकर रह गई हूँ और मैं शिप में जितनी देर चाहूँ उतनी देर एनर्जी बॉडी बनकर रह सकती हूँ। मगर अगर मुझे कभी भी अर्थ को तुम्हारे साथ छोड़ना पड़ा तो उसके लिए मुझे सर्टेन ट्रेजर्स का यूज करना पड़ेगा ताकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ मौजूद रह सकूं। जिसके साथ ही बवाता अपने पास से एक और टफ को निकाल कर लू फेंग को दे देती है जो
कि वही हैंडकफ होता है जिसके अंदर बबाता का कॉन्शियसनेस मौजूद होता है। जिसके साथ ही बबाता कहती है इस लेफ्ट आर्म आर्मर के अंदर एक ऐसा क्रिस्टल कोर मौजूद है जिसके अंदर मेरा कॉन्शियसनेस मौजूद है और इसके अंदर मैं जितनी देर इंटेलिजेंस लाइफ फॉर्म बनकर रहना चाहूँ मैं रह सकती हूँ। और इस क्रिस्टल कोर के अंदर एक अपनी स्टोरेज स्पेस भी मौजूद है जिसकी वजह से इसमें से मैक्सिममली ट्रेयर्स को मैं अपने पास स्टोर किया करूंगी। और उसी के साथ ही साथ जितने भी ट्रेयर्स मैंने अभी के लिए तुम्हें दिए हैं वो सब भी मैंने इसी में से निकाले हैं। जिसके साथ ही लू फेंग इस क्रिस्टल कोर को अपने हाथ में पहन लेता है और जैसे ही लू फेंग इसे वियर कर लेता है उसी के साथ ही ये स्पेसशिप दोबारा से स्पेस रिंग में स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है। जिसके साथ ही लू फेंग स्पेसशिप से बाहर आ जाता है और आकर इसे भी अपनी स्टोरेज में सेव करने लगता है। जिसके साथ ही बबाता दोबारा से उससे कहती है मीटियोराइट स्टारशिप को अच्छे से देख लो, इसका अपीयरेंस सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। और जैसे ही लू फेंग कंप्लीटली इसे अपनी स्टोरेज रिंग में सेव कर लेता है और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसी के साथ ही हम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा खाली स्पेस को देखते हैं। जिसके साथ ही बबाता लू फेंग को आवाज देती है मगर ये आवाज सुनते ही लू फेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि बबाता यहाँ पर खुद मौजूद नहीं होती। जिसके साथ ही वो लू फेंग से कहती है तुम इतने हैरान किस लिए हो रहे हो, अगर तुम मेरे साथ बात करना चाहो या फिर मुझे ढूंढना चाहो तो तुम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को अपने आर्म आर्मर क्रिस्टल कोर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जो करते ही तुम मेरे साथ डायरेक्टली बात कर पाओगे। जिसके साथ ही लू फेंग ऐसा ही करने लगता है और अपनी मेंटल एनर्जी को इस कप के अंदर सेंड करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही लू फेंग अपनी एनर्जी को इसमें सेंड करता है तो यहाँ पर ये व्यू देखने से ऐसा ही लगता है कि शायद लू फेंग किसी और प्लेनेट पर ट्रांसफर हो गया हो। ये जगह अपने आप में ही काफी बड़ी और काफी ज्यादा लार्ज होती है और इसी के साथ ही साथ यहीं पर सारे अनटाइम्स की बॉडीज भी मौजूद होती हैं, जो देखते ही लू फेंग और भी ज्यादा मिस हो जाता है। जिसके साथ ही बबाता उससे कहती है तुम्हें इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे ब्रेन लाइट की भी सपोर्टिंग डिवाइस हूँ और उसी के साथ ही साथ मैं ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम हूँ जो कि अपने अवेयरनेस सेंसर्स को पोजेस करता है और मेरे पास मल्टीपल सिस्टम्स को एक्सेस करने की अथॉरिटी मौजूद है और अभी के लिए तो मैं तुम्हारी लाइफ गार्ड हूँ। जो सुनते ही लू फेंग कहता है तो क्या इस सब में अपना अवेयरनेस सेंसर फंक्शन मौजूद है, तो क्या अगर मैं अपनी मेंटल एनर्जी को यूज करते हुए यहाँ पर आ सकता हूँ तो क्या तुम मुझे वॉर गार्ड पैलेस में भेज सकती हो। और इसी के साथ ही बबाता चुटकी बजाती है जिसके साथ ही लू फेंग डायरेक्टली वॉर गार्ड पैलेस में आ जाता है और इसी के साथ ही बबाता उससे कहती है ये करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, तुम्हारा जो वॉर गार्ड पैलेस है उसे रन करने के लिए भी एक इंटेलिजेंट सिस्टम का मेन गेट यूज हुआ है जिस सब की वजह से ही ये वॉर गार्ड पैलेस बन पाया था। और जब बात आए वर्चुअल स्पेस की बिल्डिंग को बनाने की तो तुम्हारी अर्थ पर कोई भी ऐसा इंजन मौजूद नहीं है जो कि मुझे बीट कर पाए और मैं इन सब से मिलियन टाइम स्ट्रॉन्गर हूँ। जिसके साथ ही लू फेंग वापस बबाता के पास आ जाता है। जिसके साथ ही लू फेंग कहता है तो मेरे टीचर ने सच में काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया होगा मगर मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि तुमने सिर्फ मुझे ही चूज क्यों किया है, क्योंकि मैं तो इस अर्थ का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर भी नहीं हूँ। जिसके साथ ही बबाता उसे बताती है जब तुमने वुड क्रिस्टल्स के लिए फाइट की थी तो तब के वक्त मैंने तुम्हारे ब्रेन एरिया की वेट को मेजर किया था। और यहाँ पर बबाता ये एक्सप्लेन कर रही होती है कि उसने लू फेंग के पोटेंशियल को चेक किया था कि लू फेंग का पोटेंशियल और इसका डिटर्मिनेशन किस लेवल तक जा सकता है। और ये हम सब लोगों ने पहले भी देख रखा है कि जब के लू फेंग को थर्ड एल्डर और फोर्थ एल्डर के साथ एक टाइम पर भी फाइट करना पड़ी थी तो तब के वक्त भी लू फेंग डरा नहीं था बल्कि उनके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गया था। और यही सब बबाता उसे बता रही होती है और उससे कहती है तुम्हारे बेस्ट टैलेंट की जो वैल्यू मैंने निकाली है वो 22 है। और गाइस मैं आप सबको बताता चलूं लू फेंग के यूनिवर्स में सभी कैरेक्टर्स की माइंड वैल्यू को चेक किया जाता है और माइंड वैल्यू को ही चेक कर इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि ये कैरेक्टर आने वाले टाइम में कितना पावरफुल हो सकता है। मगर अभी के लिए मैं आप सबको इस पर ज्यादा डीप नहीं बताने वाला। जैसे ही बबाता लू फेंग से कहती है तुम्हारी माइंड वैल्यू 22 है, उसी के साथ ही कहती है जबकि तुम्हारे साथ एक और कैरेक्टर मौजूद था जिसने के सबसे पहले उस क्रिस्टल को हासिल किया था, उसकी माइंड वैल्यू 16 थी। जिसके बाद आता है थर्ड नंबर पर फोर्थ एल्डर यी साइड जिसकी माइंड वैल्यू 15 थी। जिसका मतलब यह है कि जिस कैरेक्टर को एल्डर फार ने तब के वक्त किल कर दिया था अगर वो कैरेक्टर जिंदा होता तो आने वाले टाइम में एल्डर यी साइड से भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर बन सकता था। मगर उसी के साथ ही बबाता लू फेंग से कहती है जिसके साथ ही लू फेंग बबाता से कहता है तो हमारे इन वुड क्रिस्टल्स के लिए फाइट करवाना सारा तुम्हारा ही प्लान था। जिस पर बबाता उसे कहती है हाँ। जिसके साथ ही लू फेंग कहता है तो क्या इससे पहले मिस्ट आइलैंड पर जो सब कुछ हुआ था वो सब भी तुम्हारे प्लान में ही शामिल था। जिसके साथ ही बबाता दोबारा से काफी ज्यादा प्राउड फील करते हुए कहती है हाँ तब के वक्त मैंने वुड क्रिस्टल्स का यूज करते हुए एक रैबिट क्लाउड रेटन वाइन को यूज किया था और उसे कल्टीवेट करवाया था। जिसके बाद मैंने मिस्ट आइलैंड पर मौजूद प्लांट्स को भी कुछ सीड्स दी थी जिसके बाद वो प्लांट्स प्लांट स्पिरिट्स में चेंज हो गए थे और इस सब का मकसद सिर्फ यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स को अट्रैक्ट करना था। जिसके साथ ही लू फेंग कहता है मगर तब के वक्त तो रबिंग क्लाउड रेटन वाइन हाल मास्टर ने ले ली थी। जिसके साथ ही बबाता गुस्सा हो जाती है और उसी के साथ ही कहती है तो बस इसी सब की वजह से मुझे दोबारा से एक एम्परर लेवल के मॉन्स्टर को कल्टीवेट करना पड़ा था। और इसी के साथ ही हम देखते हैं मिस्ट आइलैंड पर अभी जो एम्परर लेवल का मॉन्स्टर अपीयर हुआ था उसे इस लेवल पर लाने के पीछे का सारा प्लान सिर्फ बबाता का था। जिसके साथ ही बबाता कहती है और जैसे ही ये सब कंप्लीट होने के बाद मैंने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद मैंने हमारी स्पेसशिप की मेंटल वेव्स को गाइड करते हुए तुम्हें सबसे पहले उस शार्ड तक बुलाया और जैसे ही तुमने वो शार्ड ले ली तो उसके बाद मैंने उन्हीं वेव्स का यूज करते हुए तुम्हें स्पेसशिप तक भी बुला लिया। जो सुनते ही लू फेंग को ये समझ तो आ चुकी होती है कि बबाता से बेस्ट प्लानिंग कोई भी कैरेक्टर नहीं कर सकता, इवन कि इसका प्लान काफी ज्यादा देर से चलता आ रहा है जो सबके इवन के लू फेंग ने लाइफ में सोचा भी नहीं था। तो जैसे इन दोनों की ये बातें कंप्लीट हो जाती हैं उसी के साथ ही हमारा पार्ट 1 भी